हेलो गाइस, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि क्यों एक यूज़र बटन पे क्लिक करता है। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस में साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है, डिज़ाइनर के माइंड में क्या चीज़ें होती है, कैसे अपन कॉग्निटिव लोड को कम करते हुए एक हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब तुम अभी इतना सोचो मत। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है और कैसे होता है। ये पूरा चीज़ अपन इस वीडियो में देखेंगे। अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि परसेप्शन क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे, रिटेंशन कैसे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे। एक जो तुम डिज़ाइन बना रहे हो, उस डिज़ाइन की वजह से उसमें अपन क्या क्या चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट करें या क्या क्या चीज़ें ऐसी पुट करें जिसकी वजह से कोई बंदा उस बटन पे क्लिक करे, उस एक्शन पे क्लिक करे और उसको उसका आउटकम मिले। फॉर एग्जांपल, मोस्टली बिजनेसेस को क्या चाहिए? पैसा, भाई पैसा। सबको पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए क्या होगा कि अपन ने एक बटन दे रखा है जिसमें वो क्लिक करेगा और देन उसके बाद में पेमेंट प्रोसीड करेगा। तो वो चीज़ कैसे करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को कैसे, उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए, उनके यूज़र एक्सपीरियंस को इतना सॉर्ट करते हुए कि यार वो पेमेंट कर ही कर दे। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने भी कोई ऐड आता है 99 में कोई वर्कशॉप, 99 में कोई ई बुक, तुम जाते हो उनका वेबसाइट देखते हो, उनसे ऐसा ऑब्सेस्ड हो जाते हो और तुम उसके बाद में उनको पैसा दे के आते हो। तो हम यही सीखेंगे कि ऐसी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि इसका आउटकम पैसा ही हो, कभी कभी आउटकम भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का आउटकम है कि उसको बुकिंग लेके आनी है। फॉर एग्जांपल, उनको उनका कुछ इवेंट है, उसके अंदर लोगों को लेके आना है। वो चीज़ हो सकती है, वहाँ पे पैसा हो सकता है कि पैसा इन्वॉल्व हो सकता है पैसा इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल, किसी को खाली अपना प्रमोशन करवाना है, किसी को खाली अपनी चीज़ें या अपने बारे में बताना है, वहाँ पे पैसा कुछ काम नहीं आएगा। तो वहाँ पे CTS भी नहीं होते। तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मेन फैक्टर पैसा नहीं होता है, कुछ और भी आउटकम हो सकता है। बट अपना प्रोसेस ये है कि अपन डिज़ाइन से ये चीज़ चाहते हैं कि अपन कैसी डिज़ाइन बनाए या क्या चीज़ बनाए जिसकी वजह से उसका जो आउटकम है वो रीच हो जाए। तो अभी ये बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं कॉग्निटिव लोड के। कॉग्निटिव लोड बेसिकली मैं तुम्हें समझा दूँ। कॉग्निटिव लोड ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें तुमने एक ही जगह पर डाल दी है और बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम ये देखोगे तो तुम्हारा कॉग्निटिव लोड हिल चुका है पूरा के पूरा। यार तुमने तो सब भर के पटक दिया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। तुम्हें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये साइड में ये डायग्राम दिख रहा है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशंस दिख रही है, देन इसके बाद में तुम्हें ये एक बहुत अच्छा सा कोट दिख रहा है। तुम इतना कंफ्यूज मत हो। अब तुम्हारी मेन डिज़ाइन या कोर पर्पस जो होता है डिज़ाइन का, वो ये होता है कि तुम्हें ईजी से ईजी वे में चीज़ों को प्रोसेस करवाना है। अब मैं यहाँ पे ही तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि AI यहीं पे फेल होता है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें उसने दे दी ना, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें नोटबुक LM से बनवाई हुई है। ठीक है, तो अब उसने इतनी सारी चीज़ें दे दी है कि यार लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार इतना क्या पढ़ना है। इतना दिमाग मत लगाओ। ये तीन चीज़ों को देखो कि अगर तुम्हारा कॉग्निटिव लोड वेबसाइट में बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल उस बंदे को सोचना बहुत पड़ रहा है कि क्लिक कहाँ करना है, इतने सारे ऑप्शंस दे दिए तुमने और उसको क्लैरिटी नहीं है कि क्या चीज़ करती है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लेता हूँ कि तुमने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अब वो वेबसाइट 360 सर्विसेज बेचती है। 360 सर्विसेज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि वो मीडिया इंडस्ट्री में भी है, वो PR भी करती है, वो यूट्यूब मैनेजमेंट भी करती है, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करती है, वो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी करती है, वो सब करती है भाई। पर अगर तुम उसकी वेबसाइट बनाने जाओगे तो तुम उसकी वेबसाइट कैसे बनाओगे? तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आएगा कि यार मेरे सारे यूज़र्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए इनकी सर्विसेज देख देख के कि यार इतनी सारी सर्विसेज कैसे बेचोगा कोई बंदा। तो इसमें तुम्हारा रोल ये है कि तुम उन सर्विसेज को एक चीज़ या एक वर्ड से डिफाइन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी रिसेंट में ही एक 360 एजेंसी बोल लो, उनकी वेबसाइट बनाई थी। तो मैंने उसको पूरे को ग्रोथ से डिफ़ाइन किया था। वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़ी कंपनीज या बड़े ब्रांड्स के पास में प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो छोटे छोटे वेंडर्स को नहीं संभाल सकते। तो तुमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब तुम्हें तुम्हारी पूरी वेबसाइट में वो प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है कि यार तुम बड़े बड़े मतलब तुम छोटे छोटे वेंडर्स को नहीं संभाल सकते बहुत सारी चीज़ों के लिए। तुम्हारा ये काम हम करते हैं, हमारी एक ही सर्विस है। क्या सर्विस है? कि हम तुम्हारे छोटे छोटे जितने भी मैनेजर्स या वेंचर्स या जो भी बोल लो आप, जो भी छोटी छोटी एजेंसीज जिनके साथ में तुम पार्टनर कर रहे हो और तुम्हारा पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, उनको हम संभाल लेंगे। तो तुमने यहाँ पे अपनी सर्विस भी पिच कर दी और वहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करा। तो ये चीज़ सोच के उस पर्टिकुलर चीज़ पे वेबसाइट बनाना, ये चीज़ क्लैरिटी रखती है। मतलब पहली चीज़ तो इससे तुम्हारे को क्लैरिटी मिल जाएगी और इसी चीज़ पे तुम उनका कॉग्निटिव लोड कम कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चॉइस क्या दी है? हमने उनको चॉइस दी है ग्रोथ। तो चॉइसेस कम करनी, फॉर एग्जांपल तुम बहुत सारे लॉ भी है
यूएक्स के अंदर कि चॉइसेस कम कर दो उनकी, जितनी कम चॉइसेस होगी उतना ज़्यादा एक्शन परफॉर्म होंगे। अब मार्वल का एक ब्लॉग था, उसमें ये चीज़ भी थी, मेकिंग कंटेंट लाइबल इजंट इनफ, वी नीड टू मेक इट रीडेबल। फॉर एग्जांपल कि तुम सोच रहे हो कि यार मैं बहुत वैल्यू दूंगा फॉर, मैं जो अभी कर रहा हूँ चीज़, कि मैं तुम्हें बहुत सारी वैल्यू बहुत टाइनी स्पेस में देना चाहता हूँ, बट उसमें दिक्कत क्या होती है कि यूज़र बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ में ले नहीं पाएगा। अगर मैं तुम्हें इन जनरल कन्वेंशन बताऊँ तो एक यूज़र, फॉर एग्जांपल कोई भी एक यूज़र 5+2 और -2 चीज़ें ही एक बार में ले पाता है। अब 5+2 -2 तुम समझे नहीं होगे, इसका मतलब या तो वो 5 चीज़ें ले पाएगा एक साथ में, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने नैव बार्स देखी होगी बहुत सारी वेबसाइट्स की, उनमें या तो 5 होगी या 7 होगी या 3 होगी, इसी रेंज में होती है, मतलब 3 से लेके 7 के बीच में नैव लिस्ट हो सकती है, ठीक है, ताकि उस बंदे को पता चल जाए, वो स्कैन कर पाए और वो सब चीज़ समझ पाए। तो यही चीज़ होती है बेसिकली, तुम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं ले सकते। तुम भी अगर तुम 10 डिजिट का नंबर याद करना चाहते हो तो तुम उसको 2 पार्ट में याद करते हो, हमेशा ध्यान रखना। तुम या तो उनके स्टार्टिंग 5 डिजिट याद कर लोगे, देन नेक्स्ट के 5 डिजिट, या फिर तुम क्या करते हो उनको ग्रुप्स में और कम तोड़ते हो, 2-2 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में तोड़ के डिजिट याद करो। तुम कभी नंबर ऐसे याद नहीं करते 9 8 5 6 3 2 1 0, तुम याद ऐसे करते हो 98 72 42 45। तो यही कन्वेंशन है, यही बेसिक रूल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक सेट ऑफ बंच में ही जाएगी यूज़र के पास में, या फिर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में तभी आएगी जब वो इस कन्वेंशन के अंदर है। जनरली बोल रहा हूँ मैं ना, ठीक है। देन यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लोगों को ग्रुप्स के अंदर चीज़ें देखना पसंद है। हमेशा अपन देखते हैं तो हर कॉलेज, हर स्कूल, हर जगह पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। यार मैं एक बंदा हूँ, मेरे को मेरे जैसे बंदे ही अच्छे लगते हैं, तो अपन उनका एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं। सो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी, यही चीज़ होती है डिज़ाइन में भी, लोग ग्रुपिंग देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डिज़ाइन की बात करूँ तो तुम यहाँ पे देख पाओगे कि अच्छा ये एक पैटर्न बन रहा है, ये देखो ये एक पूरा एक ग्रुप बन गया। देन अगर यहाँ जाऊँ तो ये ग्रुप है, देन यहाँ जाऊँ तो ये भी एक ग्रुप बन गया पूरा ऐसे, ठीक है। और अब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये भी एक ग्रुप दिख रहा है। अब मेरे को दिख रहा है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सिमिलर है, एंड ये ग्रुप और ये ग्रुप सिमिलर है, तो मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा जो चीज़ मैं यहाँ पे फंक्शन कर सकता हूँ, जो टास्क मैं यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ, वो सेम टास्क मैं यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें 4 बंदे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, तुम्हारी सबकी वाइब मिलती है, तुम्हारी सबकी मैच, सब कुछ मैच करता है, ठीक है। तुम हाँ थोड़ा बहुत सब में डिफरेंसेस होते हैं, बट तुम सब लोग एक दूसरे से फेमिलियर हो, तुम्हें पता है कि इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या अच्छा लगता है, तो तुम वही चीज़ें करते हो जो सबको म्यूचुअली अच्छी लगती है, तुम वही टास्क करते हो जो सब मिल के करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये भी एक सेम ग्रुप है, इनकी फंक्शनलिटी सेम है, इनके टास्क सेम है, इनकी सारी चीज़ें सेम है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी प्रोसेस हो ही जा सकती है, ठीक है। तुमने एक बटन डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल तुमने एक बटन बनाया जिसके अंदर तुमने ड्रॉप शेडो दी है ब्लू कलर की, ठीक है, उस पर तुमने एक टेक्स्ट लिख दिया और इस पूरे बॉक्स को तुमने ब्लू कलर कर दिया, उसके अंदर वाइट टेक्स्ट लिख दिया। अब जहाँ पे भी ये स्टाइल की चीज़ मिलेगी, वो यूज़र उसको ऑटोमेटिकली एक बटन समझेगा कि मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा कोई एक्शन परफॉर्म होगा। सो यही एक बेसिक प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल का बेसिक मतलब यही है। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, देन यहाँ पे कुछ सर्कल्स हैं, तो उसको ये देख के समझ में आ जाएगा अच्छा इन सब का फंक्शन एक है, क्योंकि सारे एक जैसे दिख रहे हैं। और जो यहाँ पे था कि वो समझ जाएगा कि हाँ ये सारे जो भी एक पैटर्न में बनी हुई चीज़ें हैं, उनका सबका मतलब उनमें कोई ना कोई कोरिलेशंस है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या है, अगर तुम देखोगे तो ये जो रीजन है जिसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी है, ठीक है, ये एलिमेंट एक बाउंड्री से ग्रुप किए गए। फॉर एग्जांपल अब जैसे अपन देखते थे स्कूल में, अपने को प्रेयर में लाइंस लगवाते थे कि ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बच्चे, यहाँ पे सेकंड के, यहाँ पे थर्ड के, यहाँ पे फोर्थ के। तो ये चीज़ का मतलब ये चीज़ है इसका बेस्ट एग्जांपल कि एक चीज़ मतलब एक सिमिलर लोगों को एक सिमिलर वे में डाल दिया। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक ही काम करते हो, बट इनको बाउंड्री सेट कर दी, इसको डिफाइन किया गया कि ये सारे एक ही चीज़ से एसोसिएटेड है, वो है उनकी क्लास। तो यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे इसने बाउंड्री बना के ये डिफाइन करा कि ये सारे चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है, इसीलिए अपन ने उसको एक ग्रुप की तरह एक्ट किया है।
सो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्रिएट विजुअल हायरार्की, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत देख लेना, विजुअल हायरार्की रिड्यूसेस लोड ऑन यूज़र प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल अब तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें देख के समझ में आई होगी कि यार अगर एक ग्रुप है तो मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये ग्रुप के साथ में अगर मैंने इंटरेक्ट किया है तो मेरी जो फंक्शंस थे, जो जो भी मैंने टास्क किया, जो भी मैंने चीज़ें करी, वो सेम रहेगी थ्रू आउट। अगर मेरे को वैसा का वैसा ही ग्रुप वापस मिलता है, जैसे मैंने तुम्हें बटन का एग्जांपल दिया कि अगर मैं बटन पे क्लिक करा, मैंने फर्स्ट टाइम पे आया मैं वेबसाइट पे और मैंने ऐसे बटन पे क्लिक किया तो मेरे को एक वो नए पेज पे लेके गया, ठीक है, एक नया पेज ओपन हो गया। तो मेरे को दिख जाएगा कि हर जगह जहाँ पे भी ऐसा बटन यूज़ हुआ है उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे क्रोम के टैब में एक नया बटन खुलेगा। बस उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, एक जैसा बना के फंक्शंस डिफाइन। इसीलिए बहुत बार तुम्हें सीनियर डिज़ाइनर्स बोलते होंगे कि यार बटन हर जगह सेम रखो, कंसिस्टेंसी रखो। उसका रीज़न यही है कि अगर वो कंसिस्टेंट रहेगा तो लोगों को पता है कि हाँ यार ये चीज़ में क्लिक करने पे एक फंक्शन और एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वो कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये बटन पहले अलग था अभी अलग आ गया, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसीलिए यूजुअली कोई भी वेबसाइट में तुम्हें 2 या 3 टाइप के बटन मिलते हैं ताकि अलग अलग टास्क भी परफॉर्म किया जा सके, उनको सेपरेशन मिल जाए कि इस पे क्लिक करने पे नई टैब खुलेगी, इस पे क्लिक करने पे कुछ और होगा, इस पे क्लिक करने पे कुछ और होगा, काइंड ऑफ चीज़ें पता चल जाए। इसीलिए इतनी सारी चीज़ों को अलग अलग किया जाता है विजुअल हायरार्की को मैच करने के लिए या अच्छा करने के लिए बेसिकली। अब हिक्स लॉ बेसिकली यार तुम लोगों को पता ही होगा, बट नहीं पता हो तो भी मैं तुम्हें बता दूं। हिक्स लॉ बेसिकली ये चीज़ बोलता है कि जितनी ज़्यादा उनके पास में चॉइसेस होगी उतना यूज़र कंफ्यूज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक जूते की दुकान पे गए हो, तुम्हें एक जूता लेना है, मतलब एक जोड़ी जूता लेना है और तुम्हें वहाँ पे 10 जूते पसंद आ गए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं कौन सा लूँ। वहाँ से तुम निकलोगे शायद 2 या 3 जूते लेके, ठीक है, अगर पैसा हुआ तो, या फिर तुम निकलोगे एक भी मतलब एक भी जूता नहीं लेके, ठीक है। तो तुम्हारा टास्क, कोर टास्क क्या था, तुम्हें एक जूता लेना है, पर तुम्हारे पास में पसंदीदार ऑप्शन इतने हो गए कि तुम कंफ्यूज हो गए, या तो तुम ओवर परचेज कर लोगे या फिर तुम परचेज ही नहीं करोगे। तो तुम्हारा जो आइडियल टास्क होना था वो तो कभी परफॉर्म हुआ ही नहीं। सो हिक्स लॉ बेसिकली यही चीज़ बोलता है कि तुम जितना उसको कंफ्यूज कम करोगे उतना ही बेटर है। अब तुम ये देखो मत कि ये फार्मूला क्या है, यहाँ पे तुम देखो कि बेसिकली एन की जो वैल्यू है जितनी ये बढ़ेगी उतना ही टाइम लगेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक लेता हूँ तो वो एक बार में फटाफट डिसीजन ले लेगा, या फिर थोड़ा बहुत 1% या 2% कन्फ्यूज़ होगा। बट यहीं पे अगर एन का नंबर मैंने 10 ले लिया तो वो कन्फ्यूजन जो है उसका वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो तुम ये ग्राफ भी देख सकते हो कि जितना कम, मतलब जितने कम एन के नंबर है उतना ही टाइम कम लग रहा है रिएक्शन में, जितना बढ़ता जा रहा है उतना टाइम लगता जा रहा है। हाँ, एक ये भी एक इंस्टेंट आ सकता है कि एक पर्टिकुलर एन के नंबर के बाद में उसका जो टाइम है वो रिएक्शन में उतना ही लगे, क्योंकि वो उस टाइम पे छोड़ के चला जाएगा वेबसाइट को। तो तुम इसको ज़्यादा इतना देखो मत। बट मेन पॉइंट यही था, हिक्स लॉ भी यही चीज़ बोलता है बेसिकली। तुम कितने भी लॉ पढ़ लो, तुम कोई भी चीज़ पढ़ लो यूएक्स में, वो सारी चीज़ें यही बोलती है कि यूज़र कितनी जल्दी टास्क परफॉर्म कर सकता है, कितना ईजीली टास्क परफॉर्म कर सकता है, और कितना कम कंफ्यूज होकर कितना कम टाइम में टास्क परफॉर्म कर सकता है। वही चीज़ जितना जितना टाइम कम लगेगा यूज़र को एक टास्क परफॉर्म करने में, उतनी ही वो वेबसाइट यूएक्स वाइज बेटर है। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो क्या ये प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, ठीक है, शो व्हाट इट्स नीड एंड व्हेन इट नीड्स। फॉर एग्जांपल मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि वही चीज़ दिखाओ जो नीडेड है उस टाइम पे, और कब नीडेड है तब दिखाओ। फॉर एग्जांपल जैसे अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट थी जहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछा कि आप एक नए यूज़र हो, मैंने यहाँ पे यस टाइप किया तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा रोल क्या है। मैंने रोल टाइप किया कि मेरा रिसर्चर है, तो फिर मेरे को नेक्स्ट का बटन दिखा। अब मेरे को ये चीज़ क्या गाइड कर रही है, मेरे को चीज़ गाइड कर रही है कि ये मेरा पहला प्रोसेस है कि मेरे को पहले ये करना है, देन मेरे को ये करना है, और देन मेरे को ये करना है। अब अगर मैं इसमें ये चीज़ पूरी दिखा दूँ, ठीक है, ये पूरा ऐसा का ऐसा दिखा दूँ फॉर्म, तो क्या होगा कि यार वो सोचेगा मेरे को ये भी भरना पड़ेगा, मेरे को ये भी भरना पड़ेगा, मेरे को इस पर क्लिक भी करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या, वो एक प्रोसेस के अंडर आ गया, तो उसको ये चीज़ फील कम होगी होगी बट कम होगी इससे। तो जब भी तुम देखोगे ना, कभी भी B2C की वेबसाइट्स बनती है, फॉर एग्जांपल B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जो कि एंड यूज़र है, उनके लिए हमेशा ऐसे ही फॉर्म्स यूज़ होते हैं कि एक के बाद एक चीज़ दिखाई जाती है।
जिससे कि उनको लगता है कि हम एक प्रोसेस के अंदर में हैं और काम फटाफट हो जाएगा। वो जितना अगर बहुत बड़ा फॉर्म है और वो देखेगा तो वो सोचेगा यार मैं क्यों भरूँ, बट जब उसने एक भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, तब वो सोचेगा कि यार चलो अब भर ही देता हूँ। तो ये चीज़ है कि उसका रिटेंशन ड्रॉप ना हो यहाँ पे, प्लस उसको लंबा फील ना हो, ठीक है, प्लस उसको एक प्रोसेस मिल जाए कि पहला स्टेप 1 ये है, ये करो, फिर ये करो और फिर ये करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस स्टेप 1 के ऊपर स्टेप 2 डिफाइंड होता है कि अगर वो बोलता है यहाँ पे नो, तो क्या पता ये रोल उसको पूछते ही नहीं। वो पहले से एक यूज़र है, उसको पता है कि ऐप क्या है, तो उसको इतना सब नहीं पूछते, उसको डायरेक्ट लॉगिन करवा के आगे निकाल देते, तो शायद उसके 7 स्टेप बच जाते हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यूज़ करते हैं। पर यही चीज़ डिफरेंस हो जाती है B2B में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को दिन में 10 फॉर्म भरने हैं, ऐसे ऐसे मेरे को 10 फॉर्म भरने हैं, तो अगर मैं एक एक फॉर्म भरने में जाऊंगा तो मेरे को 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, एक को एक साथ में नहीं मिल रही है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि यार मेरे को पता नहीं है कि अगला स्टेप क्या है, तो मेरे को पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहा होता, मेरे को नहीं पता कि आधार कार्ड चाहिए, तो अब मैं फिर कस्टमर को कॉल करूँगा कि भाई तेरा आधार कार्ड भेज, देन वो आधार कार्ड भेजेगा, टाइम कितना लग गया। B2B में हमें टाइम रिड्यूस करना होता है, जितना टाइम रिड्यूस होगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो B2B में बिजनेस बढ़ाने के लिए टाइम कम करना होता है फॉर्म का। तो मैंने फॉर्म को अगर इसी फॉर्मेट में बना दिया तो उसको पता चलेगा कि मेरे को ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक बंदे से मांगनी है, जो मेरा क्लाइंट है उससे लेनी है और इसमें फिल करनी है। बेस्ट एग्जांपल, तुम एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, तो तुम्हें पता है यार इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए। मैंने एक पॉलिसी काटी रिलायंस की, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उसमें बहुत बड़ा सा फॉर्म था, तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लाइंट से लेने और यहाँ पे फिल करने हैं। तो इसीलिए B2B में फॉर्म्स को डायरेक्ट दिखाया जाता है, ऐसे प्रोसेस करके नहीं दिखाते 1 2 3 4 5, और B2C में ऐसे प्रोसेस करके दिखाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अलावा चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और लॉ है, ठीक है, ये बेसिकली आई, मतलब आई कैसे मूव कर रही है वेबसाइट पे उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जनरल पैटर्न में एक पैटर्न ये होता है जेड पैटर्न, और आगे भी शायद एक एफ पैटर्न करके भी आएगा, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैं यहीं पे एफ पैटर्न क्या होता है। सो जेड पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि मेरी आँख जो है वो हमेशा ऐसे मूव करती है, ऐसे इस डायरेक्शन में गई, देन वो नीचे जाती है, देन वो अगले लाइन में आती है, ठीक है, कि अगला जो जो भी वर्ड है उस पे जाएगी। सो यूजुअली जितनी भी लैंग्वेजेस आज तक बनी हैं, अरबिक को छोड़ो एक बार का, वो सारे इसी जनरल कन्वेंशन पे वर्क करती है कि वो स्टार्ट लेफ़्ट से होती है और एंड राइट पे होती है। तो यूज़र का एक पैटर्न है, वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट देखता है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए वो ऐसे करता है, उसके एंड पॉइंट से अगले स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। इसलिए जेड पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ ये है। कभी कभी क्या होता है कि जेड पैटर्न फॉर्म नहीं होता, बट आंखें सारी चीज़ें डिफाइन कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली होती, ठीक है, और उस इमेज की जो बंदर की जो आंखें थी वो यहाँ पे थी और वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी, तो मेरा ऑटोमेटिक ध्यान किधर जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, देन मेरा सीधा ध्यान यहाँ जाएगा। पैटर्न वो का वही है, जेड पैटर्न है, ठीक है, बट मेरी इन आँखों की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो तुम्हारे एलिमेंट्स किस साइड में पॉइंट कर रहे हैं उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। ये मैं तुम्हें इस लॉ के बाहर वाली चीज़ बता दी, बट स्टिल सो बेसिकली हर वेबसाइट में जेड पैटर्न फॉर्म होता है। तो तुम देखोगे तो बहुत बार क्या करते हैं लोग कि टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके बाद में एक इमेज डाल देते हैं, देन इमेज यहाँ डाल देते हैं एंड फिर टेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं, तो वही जेड पैटर्न बेसिक है। और एक एफ पैटर्न भी होता है, ठीक है। एफ पैटर्न क्या हो गया कि मैंने ऐसे रीड किया, देन मैं नीचे गया, फिर मैंने नीचे वाली लाइन रीड की, देन मैंने नीचे गया। तो यूजुअली लोग एफ पैटर्न पे भी काम करते हैं। एफ पैटर्न जनरली स्कैनिंग करने में काम में आता है, या फिर तुम जब हीरो सेक्शन देखते हो जिसके एक साइड में एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, तो वो पहले हेडिंग पढ़ता है, देन उसके नीचे वाला टेक्स्ट पढ़ता है और नीचे जो सीटी होता है उस पर क्लिक करता है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इस पॉइंट पे कुछ चीज़ मिलती है देखने को, फिर मैं इस पॉइंट पे चीज़ देखता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे चीज़ देखता हूँ इंपॉर्टेंट, और फिर मैं इस पॉइंट पे चीज़ देखता हूँ, तो मेरे को आइडिया लगता है कि ये सारी चीज़ें एक टाइप से होमोजीनियस है, मतलब एक जैसी जैसी सी फील हो रही है। तो मेरे को पूरी वेबसाइट को स्कैन करने में या इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड करने में ईजी हो जाता है। मेरे को पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे चीज़ें पड़ी है।
इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एयरबीएनबी। ठीक है, ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि बेसिकली ये एयरबीएनबी का एक बेसिक सा फॉर्म है। इसमें पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज है, देन इधर अपन ने एक टेक्स्ट बॉक्स या फिर एक फील्ड बॉक्स बना रखा है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक दूसरे में डिफरेंट फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एक प्लेन इमेज है। ठीक है, जो एआई जनरेटेड भी हो सकती है या फिर कोई बैकग्राउंड इमेज पकड़ लो यार, कुछ भी ऐसी एक इमेज है। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम थोड़ा और चीज़ों को परफॉर्म करवाने के लिए इमेज का जो भी इमेज के अंदर जो चीज़ है वो इस डायरेक्शन में या फॉर्म के डायरेक्शन में हो, ताकि फॉर्म हाईलाइट हो जाए। अगर वैसा नहीं करते हो तो नॉर्मल इमेज भी पटकते हो, बट इसके अंदर ड्रॉप शेडो डाल दोगे बॉक्स के अंदर तो भी वो नॉर्मल इमेज से अलग लग रहा है। अलग लग रहा है, इसलिए मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं। सो बेसिक चीज़ है ये कि जो CTA है वो 3 गुना ज़्यादा प्रोमिनेंट है किससे, जो बैकग्राउंड में कार्ड है, और ये कार्ड 3 गुना ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस इमेज से। ठीक है, मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि जो प्रोमिनेंट चीज़ है मेरे को वो हाईलाइट करनी है। तुम इतना माथा मत लगाओ ये क्या AI जनरेटेड स्टफ़ है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ये बटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे को बटन को हाईलाइट करना है, तो मैं इन सारी चीज़ों से ज़्यादा हाईलाइटेड बटन रखूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैं देखूँगा कि यार कार्ड बटन से कम, मतलब बटन के नीचे वाले लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो चीज़ रखूँगा। एंड देन उसके बाद में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे बैकग्राउंड रहेगा। तो मैं बैकग्राउंड में कोई ऐसी इमेज प्रेफर नहीं करूँगा कि जो मेरे बटन को ओवर पावर कर रही हो, क्योंकि मेरा सबसे पावरफुल बटन होना चाहिए। बटन से लोगों को पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे एक्शन। अगर मैं यहाँ पे बटन इतना हाईलाइटेड नहीं रहे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे को सर्च करना है पहले। ठीक है, कि मेरे को क्या लोकेशन के हिसाब से, क्या चेक इन चेकआउट के हिसाब से, क्या गेस्ट के हिसाब से कौन सी होटल देखनी है। तो वो चीज़ के लिए सबसे पहले मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पे आके। मेरे को पता है कि सर्च करना है, CTA देख लिया मैंने। देन उसके बाद मेरे को देखना है कि अच्छा मैं लोकेशन डाल सकता हूँ, मैं चेक इन डाल सकता हूँ, चेकआउट डाल सकता हूँ, गेस्ट डाल सकता हूँ। उसके बाद में मैं भले ही फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में घनी इमेजरी दिखाऊँ ना, अच्छी अच्छी मेरे पास में कौन कौन सी होटल्स है क्या है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि स्क्रीन का मतलब क्या है या स्क्रीन काम क्या आएगी। ठीक है, तुम देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स तुम्हें एक हैबिट फॉर्म करा देती है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने देखा होगा नैव बार जो होती है ना बहुत सारी वेबसाइट्स की, उसमें फिक्स्ड है कि उसका लोगो हमेशा इधर ही आता है। ठीक है, उसमें फिक्स्ड है कि CTA या फिर कोई प्राइमरी बटन्स या नैव लिंक्स बोल लो तुम, वो मिडल में डालते हो, और साइड में एक प्राइमरी बटन होता है जो कि वो यहाँ आता है। ठीक है, ये बेसिक और स्टैंडर्ड कन्वेंशन है एक नैव बार बनाने का। पर ये क्यों बना है, क्योंकि अब मेरे को इसको देख के मैंने ऐसी चीज़ हज़ारों जगह देख ली। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक आइडिया लग चुका है या मेरी एक हैबिट फॉर्म हो चुकी है कि मेरे को सबसे पहले लोगो दिखेगा यहाँ पे, और उसके बाद में CTA दिखेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ दिखेगी। मेरी हैबिट है, मैं कोई भी वेबसाइट पे जाऊँगा तो मैं अगर मेरे को कोई पेज चेंज करना है तो मैं सबसे पहले टॉप पे जाता हूँ, उनके नैव बार्स देखता हूँ। अगर मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे 3 लाइन्स मिल जाती है जिसको अपन डिव या फिर हैमबर्गर बोलते हैं। मैं हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे को मेन्यू खुल जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मेरे को मेन्यू दिख जाए। और मैं कभी कोई, मान लो मैं होम पेज पे था, मैंने उस पर क्लिक करके सर्विसेज पेज पे गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लोगो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं होम पेज पे आ जाऊँ। ये जनरल कन्वेंशन है, और बहुत सारी वेबसाइट से मेरे को इंटरेक्ट करने के बाद में एक हैबिट फॉर्म हो चुकी है। पर मेरी हैबिट फॉर्म हुई कैसे, मैंने ट्रिगर करे, मेरे को कुछ ट्रिगर्स हुए। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद में मैंने देखो यहाँ पे पहले इसको हाईलाइट रखा, देन ये सारी चीज़ें रखी, देन यहाँ पे एक CTA प्राइमरी CTA बटन डाला जिससे ये भी हाईलाइट हो रहा है। अब ये चीज़ को मैंने रखा विजुअली बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मेरा लोगो इधर रखा हुआ है और इधर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे CTA डाल दिया। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है CTA हो, मेरे सारे नैव लिंक्स भी साइड में आ सकते हैं। तो वो चीज़ तुम्हारी डिज़ाइन कैसे बैलेंस्ड है उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, जनरली लोग यही यूज़ करते हैं बिकॉज मोस्टली लोगोस थोड़े से बोल्ड होते हैं। अभी लोगोस मिनिमल हुए जा रहे हैं, जितने मिनिमल्स लोगो हो रहे हैं तो उतना विजुअल बैलेंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। इसीलिए तुम देखोगे आजकल नैव बार्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग का भी गेम होता है। अब तुम बेसिकली यार ये फिक्स जैम को सॉरी तुम ये फिक्स जैम को देख लो, तुम्हें यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, और उन दोनों को ऊपर वाले को बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। तो यही बेसिक कन्वेंशन है, यही बेसिक चीज़ है। तुम्हें ये जो यहाँ पे साइड में तुम्हें प्लस और माइनस और ये क्यू दिख रहे होंगे, ये इतना हाईलाइट नहीं हो रहे और ये कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए तुम इतना
मतलब तुम्हें ये चीज़ विजुअली बैलेंस्ड लग रही है, और तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ भी जो ये पेंसिल का आइकन है ये भी ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसकी वजह से भी थोड़ा बैलेंस हल्का सा इस साइड में शिफ्ट, मतलब सेंटर साइड में शिफ्ट होता है, बिकॉज इसकी वजह से क्या बैलेंस इधर साइड में शिफ्ट हुआ था, और इसको बड़ा करने से बैलेंस थोड़ा सेंटर साइड में शिफ्ट हो गया। ये थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ है, तुम सोचोगे कि यार ये क्या बोल रहा है, बट हाँ ये होता है, जनरली ये चीज़ होती है। अगर तुम आज अच्छे डिज़ाइनर हो तो तुम्हें पता भी होगी ये चीज़। मेरे को इनके नॉर्म्स और वर्ड्स नहीं पता क्योंकि मेरे को इतनी चीज़ें याद नहीं रहती। हाँ, सो बेसिकली तुमने एक हैबिट फॉर्म कर ली है, गूगल पे जाते हो तुम्हें एक बड़ा सा सर्च का बटन मिल जाता है, तुम्हारी एक हैबिट है, उस पर जाओगे तुम सर्च करोगे, और शायद तुम कीबोर्ड से एंटर भी कर सकते हो, या फिर कोई लोग वो सर्च वाला आइकन होता है उस पर क्लिक करके सर्च करते हैं, या फिर कोई लोग टाइप करते हैं नीचे रिजल्ट दिखते हैं उन पर क्लिक करते हो। तो तुम्हारी एक हैबिट बन चुकी है, तुम किस तरीके से वर्क करते हो उसी हिसाब से चीज़ें तुम परफॉर्म करते हो। सो बेसिकली हैबिट का तुम्हें मैं बता दिया, ट्रिगर होता है, उसके बाद में एक एक्शन होता है, उसका तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, और तुम्हारे वो चीज़ इंस्टॉलमेंट मतलब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ सेंस नहीं था, बट हाँ पॉइंट यही है कि तुम कोई एक्शन परफॉर्म करते हो और मल्टीपल टाइम एक्शंस परफॉर्म करने के बाद तुम्हारी वो एक चीज़ हैबिट बन जाती है। या इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ इतना ज़्यादा समझाने लायक थी चीज़, फ्रिक्वेंसी, और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तुम। मैं तुम्हें जनरली बता देता हूँ, ट्रिगर मतलब मैंने कोई चीज़ देखी और उसके बाद में मैं कोई सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ट्रिगर हुआ। बेस्ट केस एग्जांपल देखते हैं अपन कि मैंने एक बोर्ड देखा बाहर एक दुकान के, ठीक है, जिसमें लिख रहा हुआ है 50% ऑफ। अब मैं इससे ट्रिगर हुआ कि यार 50% ऑफ मिल रहा है इस चीज़ पे, तो मैं दुकान के अंदर गया, तो मेरा एक्शन क्या हुआ कि दुकान के अंदर जाना, और ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हो गया, ये 50%। सो बेसिक चीज़ थी ये। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा हार्ड कोड लैंग्वेज में समझाया गया कि क्या ट्रिगर होता है, क्या एक्शन है। यहाँ पे तुम देखोगे BMAT, सो बी इक्वल्स टू बिहेवियर, मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस ट्रिगर, ठीक है। अब बिहेवियर क्या हो गया, मतलब मेरा एक चीज़, ये जो जनरल पैटर्न मैं तुम्हें यहाँ बताया था इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म हुई है। मेरे को एक मोटिवेशन मिला किस चीज़ से, मैंने ये जब देखा 50% कि यार पैसे बच रहे हैं भाई, पैसा बच रहा है, चलो ठीक है। एबिलिटी क्या हुई कि मेरे को ख़रीदना तो था, फॉर एग्जांपल एक जूते की दुकान थी और मेरे को जूते खरीदने हैं, ठीक है, या फिर मैं उन जूतों की ब्रांड से ऑब्सेस्ड हूँ, या फिर मेरे को वो ब्रांड अच्छी लगती है। अब मैंने वहाँ देखा कि 50% ऑफ है, ब्रांड भी मेरी वाली है, चलो घुसो। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हुआ कि मैंने ये बैनर देखा, हो सकता है कि मैं सीधा निकल जाता, बैनर देखता ही नहीं। अब बैनर देखने के बाद में मैं ट्रिगर हुआ कि हाँ यार एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, प्राइस देखते हैं और ख़रीद लेते हैं, पैसा तो मेरे पास में बहुत है। सो डिज़ाइनिंग इंक्रीजिंग एबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन सिंप्लिसिटी, ठीक है। एबिलिटी को इंक्रीज़ करना किस चीज़ से, कि सिंप्लिसिटी, मतलब उसके फोकस करवाना सिंपल चीज़ों पे, या मतलब सिंपली फोकस करवाना बेसिकली। किस चीज़ में क्या 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 चीज़ें एक यूज़र को इफ़ेक्ट कर सकती है, उसका टाइम, पैसा, ठीक है, फिज़िकल एफर्ट्स और ब्रेन साइकिल्स। सबके एग्जांपल देता हूँ। टाइम कैसे, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, और ये लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं एक मंदिर में जाने के लिए, ठीक है। अब तुम मेरे को थोड़ा सा गालियाँ दोगे बट स्टिल, और यहाँ पे एक VIP का पास है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, मेरे को यहाँ पे 200 रुपये देने और मैं मंदिर के दर्शन कर सकता हूँ। अब अगर मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, मेरे पास में पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, तो मैं सीधा आऊँगा, यहाँ 200 रुपये दूंगा भाई, जाऊँगा मंदिर में, दर्शन करूँगा और निकल जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास में पैसा है, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो मेरे लिए यहाँ पे वैल्यूबल क्या है, टाइम। जो ये लाइन में खड़े हैं लोग, इनके लिए क्या वैल्यूबल है, पैसा, कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते 200 रुपये, बट हमें मंदिर में दर्शन करने हैं, हम करेंगे। फिजिकल एफर्ट्स भी अगर मैं बात करूँ तो इसी चीज़ में कवर हो गया कि भाई मेरे पास में पैसा था, मैंने दिया, अपना टाइम भी बचाया, फिजिकल एफर्ट्स भी बचाए, लाइन में खड़े रह के घंटों तक मेरे को इतना खड़ा नहीं रहा जाता, सिंपल सी बात थी। इनके पास में फिजिकल एफर्ट्स, इनके पास में मतलब टाइम बहुत है, और ये लोग एबल है खड़े होने के, तो इन्होंने अपना फिजिकल एफर्ट भी बचाया कि ठीक, मतलब फिजिकल एफर्ट लगाया यहाँ पे कि थोड़ा एफर्ट लगा देता हूँ और दर्शन कर लूँगा, पैसा बच जाएगा, ठीक है। इनका जो इनके लिए इंपॉर्टेंट था वो चीज़ इन्होंने करी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ब्रेन साइकिल्स। ब्रेन साइकिल्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज़, मतलब जो तुम्हारे दिमाग को ईजी फील कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को जो आजकल ये मिनिमल डिज़ाइंस बनती है, बहुत ऐसे एक फॉन्ट लिख दिया, उसके अंदर 4 चीज़ें डाल दी अलग अलग सी, नेगेटिव स्पेसिंग से वो वगैरह वगैरह,
मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा पैटर्न्स, थोड़ी चीज़ें थोड़ी पॉप करी हुई अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी ऐसे दिख के आनी चाहिए मुंह पे, ठीक है। तो मेरा कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे वैसा ही था कि हुक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो डिफाइन करते कि मेरा बिहेवियर क्या है या मेरा पैटर्न क्या है या मैं किस चीज़ पे वर्क करता हूँ। तो वैसे ही मेरा ब्रेन साइकिल है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और ये चीज़ अच्छी लगती है। हो सकता है मैं यहाँ पे जनरली, तुम थोड़ा गलत में समझना मेरे को, कि मैं यहाँ पे जनरल कन्वेंशन दे सकता हूँ कि किसी किसी भी लड़का या लड़की को एक पर्टिकुलर टाइप के लड़का या लड़की पसंद आते हैं, ठीक है। किसी को हाइट लंबी चाहिए होती है, तो किसी को हाइट छोटी चाहिए होती है, किसी को मोटा चाहिए होता है, किसी को पतला चाहिए होता है। ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। उनका जो ब्रेन साइकिल बोल सकते हैं, ब्रेन साइकिल इतना कंफ्यूज मत हो, मतलब जो उनका खुद का पर्सनल चॉइस है या फिर जो उनका ब्रेन बोलता है कि ये तेरे लिए बेस्ट है, वो चीज़ वो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसके पास में पैसा था उसको बोलता है कि भाई तेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, जिसके पास में पैसा नहीं था या जिस चीज़ें नहीं थी उसका ब्रेन ने ऑटोमेटिकली बोल दिया कि भाई तू फिजिकल एफर्ट कर ले, तेरे लिए टाइम बहुत है तेरे पास में पर पैसा नहीं है। अब बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये सारी चीज़ों को अपने को सेव करना है यूज़र को, पॉइंट यही था इस चीज़ का। कोई बिहेवियर्स जो भी होता है किसी भी यूज़र का, वो इन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि उसको क्या मोटिवेशन मिल रही है तुम्हारी वेबसाइट में आके, उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, और वो क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। अब मैं मेरा एक है कि मैं एक स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, 12th क्लास के बच्चे हैं, ज़्यादा पता नहीं है इनको, तो इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। इनकी एबिलिटी क्या है कि ये लोग पैसा दे सकते हैं, पैसे वाले घर से हैं, तो एबिलिटी इनका पैसा हो गया। और ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल रिव्यूज़ डाल दिए मैंने कि इनके जैसे ही बंदे थे, इनके जैसे उनके पास में पैसे थे, उनका एंड रिजल्ट क्या आया। तो ये चीज़ देख के उनको ट्रिगर हुआ, और ये चीज़ देख के उनको मोटिवेशन भी बोल सकते हैं कि इनको देख के मोटिवेट भी हुए। तो सेम चीज़ है, ठीक है। कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है, कुछ वेबसाइट्स नहीं बोलूँ मैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का ही एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम क्या क्या देता है एक यूज़र को मतलब क्रिएटर्स को पैसा मिलता है, बट जो नॉर्मल जनरल यूज़र है जो 3 घंटे 2 घंटे रील स्क्रॉल करते हैं, उनको क्या मिलता है भाई? उनका डोपामिन हिट होता है। अब डोपामिन में उनको क्या मिल सकता है? कभी अगर वो मोटिवेशन वाले हैं और उनकी रीड में मोटिवेशनल फीड आ रही है तो उनको मोटिवेशन आता है, मोटिवेशनल डोपामिन बोल सकते हैं अपन, जो उनको हिट होता है। कभी कभी उनके पास में 3,000 फॉलोवर्स हैं, ठीक है, वो स्टोरी पोस्ट करते हैं, स्टोरी पे 200 व्यूज़ आए, 400 व्यूज़ आए, 500 व्यूज़ आए, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ओहो क्या भाई, क्या चमत्कार कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब बेसिकली एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि वो सोशलाइज्ड हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत लोगों का ये होता है कि उनको थोड़ा पसंद है कि थोड़ा छुप के रहें, थोड़ा अंडर द बेल्ट, मतलब अंडर द बेल्ट नहीं, थोड़ा सा अलग से रहें, हट के रहें थोड़ा। तो वो भी उनका एक चीज़ हो सकता है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ या मेरे को ये रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इंस्टाग्राम से जैसा आपको रिवॉर्ड चाहिए वो सब मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी रील्स सेक्शन। तुम जिस काइंड ऑफ जोन में अभी हो, उस काइंड ऑफ जोन की तुम्हें रील्स दिखती है तुम्हारे वेरिएबल डेटा, वेरिएबल रिवॉर्ड्स को बूस्ट करने के लिए, मतलब बेसिकली तुम्हारा डोपामिन को हिट करने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। आज मैं मोटिवेटेड हूँ, आज तो भाई पैसा छापूंगा, तुम्हें वैसी वाली रील्स देखने को मिलेगी कि तुम आज भाई बैठ के पैसा ही पैसा छापोगे। इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट बहुत बेसिक सी चीज़ है, तुम्हें सबको पता ही है कि तुम क्या करते हो कि एक चीज़ को बार 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 करते हो और बहुत लंबे टाइम तक करते हो, उसका एंड रिजल्ट बहुत बाद में मिलता है। यहाँ तो क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और इंस्टेंट में बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, यूज़र पुट्स वर्क, फॉर एग्जांपल डेटा, प्रेफरेंसेस, फ्रेंड्स, ठीक है। IKEA इफेक्ट, वी वैल्यू व्हाट वी को क्रिएटेड। सो बेसिकली ये जो चीज़ थी ना, ये क्या है, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे IKEA इफेक्ट। IKEA इफेक्ट क्या है मैं तो बता देता हूँ कि IKEA तुम जानते होगे, एक फर्नीचर वाला वेबसाइट या फिर एक ब्रांड बोल लो, जो कि तुम्हें फर्नीचर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को टेबल दी, अब मेरे साथ में केस क्या है कि मैं टेबल लेके आ गया, पैसा था मेरे पास में, टेबल लेके आ गया, घर पे लाने के बाद में वो मेरे को बोलेंगे कि तू भाई टेबल को बना, हमने एक इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल दे रखा है, उसको देख पढ़ और टेबल बना। इससे क्या होता है, इससे मेरे को एक एक रिलेशन सा इस्टेब्लिश हो जाता है उस टेबल के साथ में, क्योंकि वो टेबल प्योरली मैंने मेरे हाथ से बनाई है। तुम
देखो, थोड़ा मैं बोल्ड स्टेटमेंट्स दे देता हूँ तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना समझने के हिसाब से। तुम घर में कुत्ते पालते हो, ठीक है, डॉग्स, पेट, तुम घर में पेट को रखते हो, पेट के साथ में तुम्हारा अटैचमेंट होता है, तो तुम उस मतलब वो जब जाता है या उसके साथ में तुम पूरा अटैच हो जाते हो। फॉर एग्जांपल तुम एक रिलेशन में गए, एक लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने बातचीत करी, तुम एक रिलेशन में गए, अब तुम्हें वो रिलेशन में मज़ा आ रहा है क्योंकि तुमने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। जब वो छोड़ के जाते हो तो तुम दुखी होते हो क्योंकि तुमने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है अपना, तुम उसके साथ में अटैच हो गए, उसमें थोड़ा इमोशनल फीलिंग भी ज़्यादा होती है। बट वो इमोशनल फीलिंग क्यों आई? क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट दिया है, तुमने अपना उसमें पूरा 100% दिया है। हो सकता है कि उसके बाद में जो भी एंड रिजल्ट आया वो तुम्हारे फेवर में ना हो, बट स्टिल तुम तुम्हारा 100% दे रहे हो, एक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के अंदर, और इन्वेस्टमेंट का तुम चाहते हो कि मेरे को एक एंड रिजल्ट मिले। तो ये बेसिकली दो टाइप से तुम यूज़र को हुक कर सकते हो, या तो उसको वेरिएबल रिवॉर्ड्स देके या फिर उसका इन्वेस्टमेंट करवा के। मैंने यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे दिया कि इंस्टाग्राम पूरा पूरा वर्क करता है वेरिएबल रिवॉर्ड्स पे, और IKEA पूरा पूरा वर्क करता है इन्वेस्टमेंट में, कि तुम तुम्हारा टाइम दो, तुम उसमें एफर्ट्स डालो, तुम उसको जोड़ो तोड़ो मरोड़ो 10 बार करो, उसके बाद तुम एक टेबल बनाओगे, उस टेबल से तुम्हारा लगाव हो जाएगा क्योंकि तुमने बनाया है। तुम कोई बंदा आएगा उसको बोलोगे यार भाई तू आते हो तो दिखाता हूँ मैंने आज टेबल बनाई है। तो तुम, ये चीज़ें होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी भी है, जोमेटो बिहेवियरल डिज़ाइन, ठीक है। जोमेटो का सबको नाम पता ही है, दीपेंद्र गोयल, दीप्ति भाई, जिन पे अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो जोमेटो, मैं ब्लिंकिट भी बता देता हूँ, यहाँ पे सेम ही चीज़ है, जोमेटो और ब्लिंकिट, ठीक है। अब इनका क्या है, ये तुम्हें पर्सनलाइज स्कोर रिड्यूसेस चॉइस पैरालिसिस, तुम्हें ये पर्सनलाइज चीज़ें दिखाएंगे कि तुमने मान लो किसी रेस्टोरेंट से पहले खाना खाया है तो तुम्हें ये वही रेस्टोरेंट दिखा देंगे वापस, या फिर तुम्हें कुछ टाइप का रेस्टोरेंट या कुछ टाइप के खाने पसंद है, वही चीज़ तुम्हें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सेम शिट जो इंस्टाग्राम तुम्हारे साथ में करता है हर रोज़ हर दिन, जो यूट्यूब तुम्हारे साथ में करता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें वही दिखाया जाता है, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ें पर्सनलाइज्ड होती है, ठीक है। इसके बाद में सोशल प्रूफ्स रिकमेंड बाय योर फ्रेंड, ये जो चीज़ होती है ना कि कोई होटल में आपका दोस्त गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने लिख रखा है रिकमेंड बाय फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स की तुम्हारी फ़ोटो दिखा दी तो तुम्हारे को इससे क्या लगा कि हाँ यार ये दोस्तों का भी और मेरा टेस्ट सेम है। वही चीज़ आ गई कि हम एक ग्रुप के हैं, हमें एक चीज़ें पसंद है, अगर वो इस रेस्टोरेंट में गया रेस्टोरेंट में और उसको ये रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, दैट मीन्स मैं भी जाऊँगा तो मेरे को भी खाना अच्छा लगेगा, या मैं ऑर्डर करूँगा तो मेरे को खाना अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा माथा फोड़ी वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बट ये चीज़ एक UX डिज़ाइनर को सोचना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ सिंपल है क्योंकि मेरे को चीज़ें पता है और ये चीज़ें मैं करता हूँ, तुम्हारे लिए चीज़ें सिंपल नहीं होगी। बट हाँ, इससे रिजल्ट क्या आएगा कि इससे इस पर्टिकुलर चीज़ से कि पर्सनलाइज करने के बाद में कि स्कोर मैचेस करे उन्होंने, कि यार तुम्हारा 95% स्कोर मैच करता है, कि यार तुम्हें जो पसंद है, तुम वेज हो, तुम्हें जो मील टाइप के पसंद है वो मील से ये 95% रेस्टोरेंट मैच करता है जो तुम्हारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद में तुमने एक सोशल प्रूफ और दे दिया उसको ऊपर से कि यार तुम्हारे फ्रेंड भी यहाँ पे गए थे, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि 21% इंक्रीज इन पेज व्यूज़। इस स्पेसिफिक ये केस स्टडी है, ये एक्चुअल में हो चुका है, इसकी वजह से उनका 21% जो पेज व्यू है वो बढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र आ रहा था वो 3 सेकंड के लिए रुक रहा था तो इनका 21% टाइम बढ़ गया उस चीज़ से। इसका मतलब क्या है कि इनके कन्वर्जन्स भी बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल 17%, 14 to 17% इनके ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए। ट्रांजेक्शन बढ़ गया मतलब दीप्ति भाई ने पैसा छापा है यहाँ पे भाई। तो मतलब उनको इवेंचुअली जो उनका आउटकम था कि पैसा, आउटकम क्या था, मनी, वो उनको इस पर्टिकुलर चीज़ से मिला है। ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट करके एक पर्सनलाइजेशन दी उसको कि तुम्हारा कितना स्कोर मैच हो रहा है, उसके बाद में तुमने उसको एक रिकमेंडेशन दी कि तुम्हारा फ्रेंड ने भी करा, जिससे तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब यहाँ पे देखो एक हिक्स लॉ भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हिक्स लॉ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने चॉइसेस ही कम कर दी यार। मैंने वहाँ पे उसको 10 चॉइस नहीं दी, मैंने उसको एक चॉइस दी और जहाँ पे ले दिया कि 95% तेरा मैच करता है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को ये पसंद आएगा, खरीद ले चुपचाप। इनडायरेक्टली पॉइंट यही है, मैं उसको नीचे 10 चीज़ें और दिखा सकता हूँ, ठीक है, पर वो जाके दिखेगा यही चीज़, क्योंकि उसको पता है कि 95% मैच है भाई। लोग बावड़ हो जाते हैं 95% में। 21% रिडक्शन इन ऑर्डर बिल्डिंग टाइम।
अगर उनको 3 मिनट लग रहे थे एक ऑर्डर को बुक करने में, तो 21% टाइम उसका रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होना ही था भाई, क्योंकि उसको तुमने कन्फ्यूज़ होने ही नहीं दिया ना। यूज़र कन्फ्यूज़ ही नहीं हुआ, यूज़र को पता है क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या उनके लिए बेस्ट है, उन्होंने खरीद लिया। मेरे को भी ये सेम चीज़, मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मेरे साथ में भी यही हुआ था। मैंने जोमेटो का प्रो लिया था, मेरे को खाना मंगाना था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी उस पर बहुत सारे ऑर्डर कर रखे थे, तो पता नहीं मेरे पास में एक पॉपअप आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ। उसमें जो चीज़ मेरे को चाहिए थी एक्चुअल में, मैंने पहले भी ऑर्डर कर रखे थे ऑफिस के अंदर, मैंने वही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मंगाई थी जो उसने दिखाई थी। और मेरे को उसके नीचे दिखाया कि तुम्हारे दोस्तों ने भी ये चीज़ कर रखी है, मतलब ये जो सेम चीज़ है इसका शिकार बन चुका हूँ मैं। तो मैंने उसको फटाफट ऑर्डर कर दिया भाई, लिटरल मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ को 30 सेकंड के अंदर ऑर्डर करके प्लेस कर दिया कि हाँ भाई मेरे को दे दे तू ये। तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, मतलब बच गया, सॉरी। वहीं पे मैं 5 से 6 मिनट तो खाली ये सोचने में लगा देता कि यार कौन से रेस्टोरेंट से मंगाऊँ, उसने मेरे लिए वो काम भी कर दिया। तो इसी की वजह से उनके ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं और उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। एक डिज़ाइनर के माइंड का मैनिफेस्टो कैसा हो सकता है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हें एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है, तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चेक बॉक्सेस क्लिक करने हैं जनरली, तुम क्या करो, उसका लोड रिड्यूस करो। लोड कैसे, मैंने तुम्हें बताई थी बहुत सारी चीज़ें। तुम चीज़ों को ऐसे दिखाओ कि उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, जितना कम वो कन्फ्यूज्ड होगा उतना तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है। चॉइसेस सिंपली दो, ठीक है, कि तुम रिकमेंड ही कर दो उसको कि यार ये तेरे लिए बेस्ट चीज़ है, ये देख ले तू, ठीक है। रिकमेंडेशंस दे दो, उसको उसकी पर्सनल स्कोर्स दिखा दो कि यार, या फिर दिखा दो कि उसके दोस्तों ने क्या ले रखा है, या फिर रिव्यूज़ डाल दो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें कर दो जिसकी वजह से उसको दिखे कि हाँ ये चॉइस मेरे लिए बेस्ट रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रिवेंट, मतलब इस चीज़ को करने के लिए वो 3 प्राइस प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 प्राइस प्लान बना है, इसके अंदर उन्होंने प्राइजेज़ वगैरह लिख दी, इसके अंदर उन्होंने प्राइजेज़ वगैरह लिख दी, इसके अंदर प्राइजेज़ वगैरह लिख दी। अब यूज़र तो कन्फ्यूज़ होगा कि उसको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ करी, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोस्टली प्रिफर्ड बाय, या फिर मैंने लिख दिया 90% प्रेफर दिस। तो मैंने एक सुपीरियर दिखाई दिया कि भाई 90% लोग जो मेरी वेबसाइट पे आते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदने के लिए, वो यही प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्लिक रहेगा ना कभी भी इस चीज़ को परचेज़ करने का, वो हर बार यही रहेगा कि यार मैं यही चीज़ करता हूँ। और जनरली ये लोग मिडल वाले को ही डालते हैं, कुछ कुछ लोग साइड में डाल देते हैं, बट हाँ जनरली ये लोग मिडल वाले को डालते हैं। और प्राइसिंग में भी ऐसा चीज़ थोड़ा बहुत खेल कूल के, मतलब ये पूरी साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं कि तुम ये चीज़ खरीदो, ठीक है। तो वो देते हैं कि तुम्हें ऑप्शन कि यही खरीदो, और तुम उनके ट्रैप में समहाउ, ट्रैप तो नहीं बोल सकते, समहाउ तुम तुम्हारे चॉइसेस को रिड्यूस कर देते हो या सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यहाँ पे चॉइसेस को कि यार सबसे बेस्ट ये है, 90% लोग ये खरीदते हैं, सिंपल। इसके बाद में तुम गाइड्स दे सकते हो उनको मैनिपुलेट नहीं करते हुए, ठीक है। गाइड कैसे, चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को बड़ा कर दिया इन दोनों से, इस बॉक्स के ऊपर एक बैंडेज डाल दिया, ठीक है। इसकी प्राइस मैंने इसके कंपैरेटिवली और इसके कंपैरेटिवली मिड में डाल दी, ठीक है, या फिर इसके कंपैरेटिवली बहुत कम डाल दी। तो मैं सोचूंगा यार इसमें मेरे को $2 लग रहे थे, ठीक है, यहाँ मेरे को $3 लग रहे हैं, पर यहाँ मेरे को 5 $6 लग रहे हैं। अब मैं देखूंगा यार $2 में मेरे को 100 वीडियो का AI क्रेडिट्स मिल रहे हैं, या मेरे को 200 वीडियोस का AI क्रेडिट मिल रहा है। भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, तुम जनरली जाके ये वाला प्लान परचेस कर लोगे। बहुत सिंपल चीज़ थी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे हैबिट्स बिल्ड करना, ठीक है। बिल्ड हेल्दी हैबिट्स हेल्प्स यूज़र टू अचीव देयर गोल्स, विटामिन्स जैसे नॉट स्क्रैचिंग एंड लाइक पेन किलर्स के जैसे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं हैबिट बिल्डिंग की क्या बात करना चाह रहा हूँ। हैबिट बिल्डिंग ये होगी कि तुमने थ्रू आउट द वेबसाइट चीज़ों को इतना कंसिस्टेंट रखा और एक जैसा रखा, जिसकी वजह से लोगों को पता है कि यार मैंने अगर इस पर्टिकुलर CTA पे क्लिक किया तो मेरे को एक नई चीज़ पॉपअप होगी, ठीक है, जो चीज़ मेरे को आगे नेक्स्ट प्रोसेस करवाएगी। अब वो जहाँ पे ऐसा CTA देखेगा उस पर क्लिक करता जाएगा। तो ये चीज़ मैंने एक हैबिट बिल्ड कर दी ना उसकी इवेंचुअली, के इस CTA पे क्लिक करने पे, इस बटन पे क्लिक करने पे तेरी ये चीज़ें परफॉर्म होगी। मैंने तुम्हें बहुत ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि एक CTA बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ब्लू कलर डाल दिया बैकग्राउंड में, उस पर वाइट टेक्स्ट लिख दिया,
उसमें ब्लू ड्रॉप शॉट डाल दी। अब जैसा उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है मान लो सर्च का, उसके आगे वाले पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है होम पेज, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है सर्विस पेज, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट। अब मेरे को पता चल गया कि यार मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा मेरे को एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर अबाउट का सेक्शन रहेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर इसका इसका जो पर्टिकुलर यहाँ पे चीज़ है उसका सेक्शन रहेगा। सेम चीज़ होम पेज पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ऐसे ही मैंने एक चीज़ें बनाई, चीज़ों को डिफाइन किया और उसकी एक हैबिट बिल्ड कर दी। रिस्पेक्ट अटेंशन, लोगों का अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अटेंशन की तो बैंड ही बच चुकी है, क्योंकि लोग 3 सेकंड में या 4 सेकंड या 5 सेकंड पकड़ लो उसमें डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल तुम देखोगे रील जो होती है वो मैक्सिमम 2 मिनट की होती है, पर इतना कोई लंबा बनाता नहीं है। 30 से 60 सेकंड के बीच के लोग यूजुअली बनाते हैं, पर इन सारी रील का चलने नहीं चलने का जो मेन जो कर्क्स या फिर जो मेन पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है हुक उनका। जितना अच्छा हुक है उतनी ज़्यादा वीडियो चलेगी, जितना बेकार हुक है उतनी ज़्यादा वो वीडियो पिटेगी। और ये हुक कितना होता है, जनरली हुक होता है 0 से लेके 3 सेकंड, मतलब जनरली 3 सेकंड का हुक होता है। तो अब ये सोचो कि तुम जो उसके अंदर वैल्यू है 60 मिनट की वो ये 3 सेकंड डिफाइन कर रहे हैं। तो लोगों का अटेंशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। बट हाँ, जितना तुमने उनके अटेंशन को ग्रैब कर लिया उतना ही तुम्हारे लिए बेटर। अब तुम देखोगे मैं तुम्हें सारी चीज़ें ड्रॉ करके ये सारी चीज़ें ऐसे बना बुनू के ऐसा हाथ पेंसिल से घुमा घुमा के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा अटेंशन लेना चाहता हूँ। अटेंशन से ही तुम मेरी इस वीडियो में हुक्ड रहोगे और बहुत लंबे टाइम तक टिकोगे। मतलब तुम मेरी बात सुनोगे और उस चीज़ों को एडमायर करोगे। कहीं पे मैंने गलत बोला तो तुम उस चीज़ को देखोगे, हाँ ठीक है यार, बट आगे वाली वैल्यू पे जाता हूँ। पॉइंट यही है बस। इसके बाद में अगर अपन देखें कि ये किन सोर्सेज से लिया गया है तो तुम ये देख सकते हो कि तुम ये ब्लॉग पढ़ लो, ठीक है, तुम थोड़ा सा इन लॉज के बारे में जान लो कि हिग्स लॉ क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, थोड़ा पढ़ लो बेसिक। तुम अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और गूगल पर जाके भी इसको सर्च कर लोगे या चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे तो तुम्हें और डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम ये एक वेबसाइट है, उस पर जाके ये चीज़ चेक कर सकते हो कि प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर इन यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है। अगर तुम्हें बिहेवियरल, इकोनॉमिक और एथिक्स पढ़ने हैं तो तुम देख सकते हो कि उसका हुक क्या है बेसिकली। यूएक्स कलेक्शन पर तुम्हें इसका एनालिसिस मिल जाएगा पूरा एयरबीएनबी का। इस वेबसाइट पे तुम्हें जोमेटो का बिहेवियरल यूआई यूएक्स मिल जाएगा। एंड बेसिकली तुम्हें ये सारी वेबसाइट्स है, तुम इन पर जा के चीज़ें चेक कर सकते हो। तुम्हें सारे रीडिंग पर्पसेस के लिए तुम जाके पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें इस पीपीटी के अंदर सब कुछ बता ही दिया था, तो या मज़े करो भाई। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ सब्सक्राइब करो भाई, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा तो ऐसी वीडियोस और बनाऊंगा। और मोटिवेशन नहीं मिला तो भाई कोई नहीं, पैसा तो मोटिवेट करता ही है मेरे को। बट हाँ, तुम सब्सक्राइब करो भाई।